इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज कोरा बाजार में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में तमाम व्यवस्थाएं जो होती हैं उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और अभी क्या व्यवस्थाएं करना बाकी रह गया है। मेडिकल कॉलेज देखा जाए तो गाजीपुर में इन दिनों काफ़ी भीड़ हो रहा है और देखा जाए तो व्यवस्था के ऊपर ही यहाँ पे मरीज आते हैं और यहाँ पे अपना इलाज कराकर घर जाते हैं। मैं चाहूँगा सर कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं, वर्तमान समय में क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान समय में इस समय मरीज जो हैं प्रतिदिन ओपीडी में 3000 से ऊपर मरीज प्रतिदिन आते हैं। कभी कभी 3.5 भी आ रहे हैं, कभी कभी 4000 भी आ रहे हैं। और सन 2021 11 नवंबर को मैंने इस कॉलेज का चार्ज लिया था, तब यहाँ की ओपीडी 500, 550, 400 से 600 के बीच में रहती थी। तो धीरे धीरे डॉक्टरों की संख्या बढ़ी, फिर इलाज अच्छा होने लगा और उसके बाद मरीज ठीक होने लगे और धीरे धीरे इसका ठीक होने का प्रचार जो है चारों तरफ फैला। और केवल गाजीपुर जिला ही नहीं, आसपास का मऊ जिला, चंदौली, बलिया और दूसरे प्रदेश बक्सर से भी मरीज हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, जिससे कि हमारी ओपीडी अब 500 से 600 से बढ़कर 3500, 4000 तक प्रतिदिन चली जाती है। इसके अलावा मरीजों को पहले यहाँ पर दाखिला होने में बहुत दिक्कत होती थी, डॉक्टर नहीं होते थे। सुना है मैंने कि लोग कहते थे कि जब जिला अस्पताल में मरीज जाते थे तो उसको थोड़े से उपचार करके उसको रेफर कर दिया जाता था। धीरे धीरे उसको करते हुए अब यहाँ का रेफरल रेट आप मान के चलिए 2 से 3% रह गया, जो कि जब हमने चार्ज लिया था 20 से 30% के करीब था। 30% के करीब मरीज जो है रेफर हो जाया करते थे, लेकिन अब रेफरल रेट मात्र 2 से 3% है। और मेरा अथक प्रयास है कि इस रेफरल रेट को मैं 1% के नीचे ले आऊं। इसके अलावा एक नया इमरजेंसी मेडिसिन का विभाग हमने स्थापित किया 30 बेड का, जिसमें एक 6 बेड की आईसीयू भी है। और अगर कोई गंभीर मरीज आता है जिसको कि हर तरह का आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे वेंटिलेटर है या वहाँ अगर कुछ मरीज की धड़कन रुक गई तो डिफिब्रिलेटर है, सब कुछ उपलब्ध है। और वहाँ पर कई मरीजों का इलाज भी हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है, और काफ़ी मरीज ठीक होकर भी निकले हैं। इसके अलावा जब मैंने चार्ज लिया था तो ऑपरेशन की संख्या महीने में 30 से 40 थी, जो कि महीने की संख्या अब 300 से 350 प्रति माह हो गया है। इसके अलावा महिला अस्पताल जो कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, उसमें भी मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और गर्भवती महिलाओं का उनका इलाज हो रहा है, बढ़िया से उपचार हो रहा है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरीज हमारे यहाँ अच्छे से हो रही हैं। सिजेरियन सेक्शन जो कि पहले महीने में 4-5 होते थे, अब प्रतिदिन 6 से 7 हो रहे हैं। एवरेज आप निकालें तो 6 से 7 है। और रिकॉर्ड में एक दिन हमारे यहाँ 14 सिजेरियन हुए थे, इतना सिजेरियन कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा और गंभीर रोगों का इलाज, जैसे दिमाग के रोगों के इलाज के लिए न्यूरोसर्जन की जरूरत होती है, न्यूरोफिजिशियन की, तो एक न्यूरोसर्जन का यहाँ पर रेगुलर विजिट हो गया है, जो कि उपलब्ध हैं। बाकी हर विभाग चल रहा है, मेडिसिन है, सर्जरी है, स्किन है, टीबी चेस्ट है, पीडियाट्रिक्स विभाग है। हर विभाग में डॉक्टर हैं और हर विभाग बहुत ही अपने कुशल पूर्वक कार्य कर रहा है। अगर देखा जाए डॉक्टर की बात किया जाए तो पूरे वर्तमान समय में कितने डॉक्टर हैं, अभी कितने डॉक्टर की आवश्यकता है? देखिए, अगर हम प्रॉपरली कहें तो हमारे पास कंसल्टेंट 80 के करीब कंसल्टेंट हैं और जेआर करीब हमारे पास 70 हैं और 10-15 हमारे पास पीएमएस वर्ग के भी डॉक्टर हैं। तो हमारे मिला के करीब 150 से ऊपर हमारे पास डॉक्टर हैं। पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास काफ़ी है और नॉन टीचिंग क्लास 3 स्टाफ जिसे आप कहते हैं, जो कि मल्टीपर्पज वर्कर, वो भी हमारे पास भरपूर मात्रा में है। जरूरत कितने की है? अभी हमारे को अगर कंसल्टेंट देखा जाए 80 हैं, तो हमें अभी 93 की जरूरत है। तो 80 पर हम लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैं उसको बढ़ा सकूं। 2 विषय जिसमें कि बहुत दिक्कत होती है, एक है रेडियोलॉजी, जिसमें कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, शासन भी बहुत प्रयास कर रहा है उसका। रेडियोलॉजिस्ट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें हमारे पास डॉक्टर नहीं, और एक इमरजेंसी मेडिसिन में हमारे पास डॉक्टर कम है। अगर इलाज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल था, तो जैसा कि आपने बताया तमाम कमियां सामने आती थी। जब से आपने चार्ज लिया बहुत कुछ बदला हुआ। देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो मुख्य बीमारियां बड़ी होती हैं, उसके कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं जो लगता है कि मरीजों को बेहतर इलाज दे पाते हैं?
जैसे कि पहले यहाँ पर सर्जरी के नाम पर ओपन सर्जरी होती थी, अब दूरबीन की विधि से भी सर्जरी नॉर्मल हो रही है। और सीटी स्कैन की सुविधा नहीं थी, अब सीटी स्कैन एक तो चल ही रहा है, दूसरा सीटी स्कैन भी लग चुका है, जिसको कि बहुत ही तुरंत क्रियाशील कर दिया जाएगा। इंतजार है मंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा उसका शीघ्र ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा बहुत शीघ्र आपको एमआरआई मिल जाएगा। मुझे आशा थी कि इस माह में मिलने की, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उसका वो नहीं आ पाया, और मुझे आशा है कि जुलाई अंत होते होते तक एमआरआई यहाँ पर चालू हो जाएगा। इसके अलावा एफएनएसी की सुविधा उपलब्ध हो गई है पैथोलॉजी विभाग में। हिस्टोपैथोलॉजी की सुविधा भी जल्दी शुरू होने वाली है। डेंटल जितने भी हैं डेंटल डॉक्टर्स, वो बड़े अनोखे अनोखे काम कर रहे हैं। अलग अलग विधियों की सर्जरी हो रही है, घुटना, कूल्हा, कंधा, इस सब का प्रत्यारोपण भी हो रहा है, सबका रिप्लेसमेंट भी किया जा रहा है। सब नए नए तकनीकों से इलाज भी हो रहे हैं। देखा जाए तो सरकार की बहुत प्रतिष्ठित योजना है आयुष्मान भारत योजना। गंभीर बीमारी वाले आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? आयुष्मान भारत के लिए भी हमारे यहाँ एक अलग से विभाग बना हुआ है, और उसमें 5-6 कर्मचारी रखे गए हैं जो कि मरीजों की मदद करते हैं। उन लाभार्थी का कार्ड पूछा जाता है, हर मरीज से पूछा जाता है क्या वो आयुष्मान भारत के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको समझाया जाता है और उसका इलाज आयुष्मान भारत से किया जाता है। बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ आयुष्मान भारत से हो चुके हैं, और बहुत सारे मरीजों का इलाज हमारे यहाँ आयुष्मान भारत से हो चुका है, और वर्तमान में भी चल रहा है। आप चाहें तो वार्ड में जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसमें कई बार शिकायतें आती हैं कि मरीज आयुष्मान भारत वाले आते हैं तो वहाँ से डॉक्टर कहते हैं कि हमारा पैसा फंस जाता है, इसलिए हम हाथ लगाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। अब वो चीज़, वो समस्या शुरू में थी, वो समस्या दूर हो चुकी है, और पिछले करीब 1.5 साल से आयुष्मान भारत पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और हमने बहुत तरक्की भी की है इसमें। पर्ची काउंटर, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने जिक्र किया है, यूपी बिहार तमाम गैर जनपद से भी लोग आ रहे हैं। कितने काउंटर काम कर रहे हैं? और आज भी देखा जाए तो जिला जज साहब ने एक नए काउंटर का उद्घाटन किया है। अभी मैंने आपसे बताया कि 9 पर्ची काउंटर काम कर रहे हैं, और ये 10वां चालू हो गया है। एक मेरी निगाह में है कि एक दिव्यांगजनों के लिए भी एक पर्ची काउंटर और बना दिया जाए, जो कि उन लोग को सुविधा के लिए होता है। दिव्यांगजनों को खड़े में बहुत दिक्कत होती है। तो 11 पर्ची काउंटर चले जाएंगे। 12वां भी हम लोग पर्ची काउंटर समय के साथ जैसे जैसे स्टाफ बढ़ता जाएगा, हम पर्ची काउंटर 12 के 12 चालू कर देंगे। इमरजेंसी की भी देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन 3 जोन में आपने उसको डिवाइड कर दिया है। हाँ। कैसे काम कर रहा है? इमरजेंसी 3 जोन में है। कोई पेशेंट आता है सबसे पहले तो वो एक ट्रायज एरिया, उसको या येलो जोन मान के चलते हैं, उस पेशेंट को रखा जाता है, और उसकी स्थिति देखते हुए उसको रेड जोन या ग्रीन जोन में भेज दिया जाता है। येलो जोन में कई पेशेंट तुरंत डिस्चार्ज होते हैं, कुछ पेशेंट ग्रीन जोन में रह के 2-3 घंटे डिस्चार्ज होते हैं, और रेड जोन में वो पेशेंट रहता है कि जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार होता है, या उसको चोट लगी होती है, या किसी और तरह का उसको दिक्कत होती है। उसको रेड जोन में कुछ लंबे समय के लिए रखा जाता है, और फिर आगे की स्थिति देखते हुए उसको वार्ड में या आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। जो तीनों वार्ड का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे मरीजों को लगता है कि त्वरित उनको लाभ मिल जाए? जो एक इमरजेंसी में व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं है। इमरजेंसी में एक्सरे भी है, एबीजी मशीन भी है। अगर ब्लड चाहिए होता है तो ब्लड बैंक बिल्कुल इमरजेंसी से लगा हुआ है, ब्लड भी मिल जाता है। वेंटिलेटर भी है, डिफिब्रिलेटर भी है। तो ऐसी कोई मशीन जो कि इमरजेंसी में ज़रूरत है, वो सारी वहाँ पे उपलब्ध है। एक चीज़ जनपद वासियों के लिए काफ़ी मांग है और डिमांड भी है कि कार्डियोलॉजी का यहाँ पे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट। ये मेरा अथक प्रयास रहा, बहुत प्रयास किया मैंने। 1-2 कार्डियोलॉजिस्ट से मेरी बात भी हुई, लेकिन वो बात जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाई, अंत तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, और कहते हैं कि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, तो कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्डियोलॉजिस्ट जरूर आ जाएगा। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हीट वेव का प्रकोप भी आ रहा है, तो ऐसे में कार्डियोलॉजी के पेशेंट ज़्यादातर आते हैं। नहीं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए हमारे पास जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो देखते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर दीपा, जो कि उसकी विभागाध्यक्ष भी हैं, वो खुद भी मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इमरजेंसी मेडिसिन में भी काम कर चुकी हैं। साथ में भी डॉक्टर रजत भी हैं, जो कि अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो 2 लोग हैं, इमरजेंसी में आते हैं, तो ये लोग कार्डियोलॉजी के पेशेंट भी मैनेज कर लेते हैं, इनिशियल मैनेज होता है। और अगर स्थिति ठीक रहती है तो उसको रखा जाता है, नहीं तो फिर उसको आगे BHU या किसी बड़े हायर सेंटर में रेफर कर दिया जाता है।
अभी पूरे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 200 बेड का कहा जाता है। 200 बेड में कितना क्रियाशील है अभी और भी क्या जरूरत? नहीं, 200 बेड नहीं है ये। थोड़ा सा आप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 430 बेड क्रियाशील हैं। 100 बेड महिला अस्पताल में, 175 यहाँ बेड चल रहे हैं, और लगभग 150 बेड जो है हमारे, 150 से ज़्यादा बेड हमारे जो पुराना जिला अस्पताल था उसमें चल रहे हैं। और सारे ही के सारे बेड, 475 बेड क्रियाशील है। अभी मेरे पास 125 बेड यहाँ के मेरे पास एक गुंजाइश है, जो कि मैं बहुत ही जल्दी चालू कर दूंगा। जैसे ही सर्जरी और ऑर्थो की ओपीडी यहाँ चालू होगी, वो बेड भी मैं चालू करा दूंगा। जिस मेडिकल कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे देखा है तो किडनी के पेशेंट भी आते हैं और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? डायलिसिस की व्यवस्था अगर आप कहें तो मैं डायलिसिस में भी हमने बहुत काम किया। जब मैंने चार्ज लिया था तो थोड़ा सा करते करते हमने 10 बेड का डायलिसिस बेड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कि पीपीपी मॉडल पे था। लेकिन दिन प्रतिदिन हम देखते गए कि डायलिसिस की वेटिंग बहुत बढ़ रही थी। वो वेटिंग बढ़ते बढ़ते 150 तक पहुँच गई, 130, 150 तक भी एक बार पहुँची थी। तो फिर हमने जिन्होंने हमें CSR के माध्यम से 5 डायलिसिस मशीन और दी और 5 डायलिसिस बेड और चालू हो गए। तो अब 15 डायलिसिस बेड हैं और वेटिंग जो है इस समय बिल्कुल शून्य चल रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 2 महीने में, जब 5 मार्च को हमने उसका इनॉग्रेशन करवाया था, और 5 मार्च से अब तक वेटिंग जो है 130 से 0 पर आ गई है। अब कोई भी मरीज आता है तो उसको डेट मिल जाती है और वो करेक्ट चला जाता है, उसको इंतजार नहीं करना पड़ता। एक प्राचार्य होने के नाते जब से आपने कार्यभार संभाला अब तक आपने सारे बदलाव बताए, अब आपको क्या लग रहा है आपको रहते हुए कुछ और बेहतर करने की जरूरत है? सर, अगर आप संतुष्ट हो जाएं तो इसका मतलब आपका पतन चालू हो गया है। तो मेरा तो ये है कि हमेशा आपके पास सुधार के लिए और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। आप हर समय सीख रहे होते हो और हर समय सुधार का प्रयास करते हैं। मुझे जो भी कोशिश पड़ेगी, मुझे कुछ भी दिखेगा, मैं उसमें जरूर और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं इसको इस कॉलेज को, इस हॉस्पिटल को एक अलग शिखर तक ले जाना चाहता हूँ, जो कि, और उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। अगर अभी न्यूरो सर्जन आया है तो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैं सबका प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आने वाले समय में यहाँ पर एंडोस्कोपी भी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। वो भी मेरी उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक मैं उसको शुरू करा पाऊंगा। यानी कि डायलिसिस और इसका दोनों का लाभ मिलेगा? हाँ, दोनों का लाभ मिलेगा। एंडोस्कोपी में आपको पेट का जांच जो हो सकती है, जैसे जिसमें आप मुंह के रास्ते पाइप डालते हैं, और उसके बाद जब एंडोस्कोपी शुरू होगी तो फिर कोलोनोस्कोपी भी हम शुरू कराएंगे। अच्छा, बगल में हम लोगों का BHU होता है, देखा जाता है कोई भी चीज़ होता है तो आदमी कहता है BHU चले जाओ, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसी के तर्ज पे काम कर रहा है, तो दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो कितना का बचा है? सर देखिए, BHU बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और हम एक BHU एक पूरा पेड़ बन चुका है, और अभी हम उगता हुआ पौधा है, और पौधे में भी हमारे फूल हल्के हल्के निकलने शुरू हुए हैं। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं BHU तक पहुंचने के लिए। हमारा प्रयास नहीं, मेरा प्रयास है सुविधाएं अच्छी करनी। अगर आप किसी को टारगेट बना के लेते हैं तो फिर आपकी सीमा वहीं रह जाती है। सीमा आकाश होनी चाहिए जिसको आप छू नहीं सकते और हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो मेरी सीमा है कि मैं आकाश को छूं, जितना छू पाया उतना मैं करूंगा। और लेकिन हाँ, इस हॉस्पिटल के खुलने के बाद से मेरे BHU के जो डायरेक्टर है उनसे बात हुई, कई डॉक्टर से बात हुई कि यहाँ खुलने के बाद और यहाँ सुविधाएं होने के बाद BHU का लोड गाजीपुर और उसके पीछे वाले डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम हो गया है। कम हो गया। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा, जिनसे हमने तमाम मेडिकल कॉलेज के हर पहलुओं पे, एक एक पहलू पे हमने बारीकी से बात किया। जिस तरीके से देखा जाए कि एक समय हुआ करता था जब जिला अस्पताल होता था और वहाँ पे सुविधाओं का अभाव होता था और मरीज आते थे और उनको वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जाता था। लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज बना है, गाजीपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल, बिहार के बक्सर जिला, तमाम आसपास के जनपदों के लिए एक भरोसा का ये अस्पताल हो गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब इन्होंने कार्यभार संभाला था तो मात्र 500 साढ़े 500 पर्चियाँ कटती थी, लेकिन अब वो 3000 से ऊपर जा रहा है। तो यह इससे भी समझा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज दिन प्रतिदिन सुविधाओं के साथ साथ, डॉक्टरों के विश्वास के साथ साथ और प्राचार्य के कार्यशैली के साथ साथ पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है और दिन रात आगे बढ़ रहा है और लोगों के भरोसों पे कायम खरा उतर रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।